एक बेटी जब अपनी डायरी में अपनी मां को डायन कहने लगे तो समझ लीजिए कि रिश्ते किस कदर टूट चुके थे। ये कहानी उस लड़की की जिसकी 23 साल की उम्र में हत्या कर दी गई। वो लड़की जो बचपन से अपनी मां और पिता के प्यार के लिए तड़पती रही, तरसती रही, आखिर में उसी बच्ची का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल का इल्जाम उसकी खुद की मां के सिर लगा है। पूरे देश को चौंकाने वाले इस मर्डर केस में आज सामने आई है शीना की डायरी। वो डायरी जो उसने 14 साल की उम्र में लिखी थी, जब वो क्लास 10 में पढ़ती थी। वो डायरी जिसमें उसके अफसोस, उसके गुस्से, उसकी जो भावनाएं हैं, इन सब को आप देख पाएंगे। और इस डायरी में है एक डायन, वो डायन जिससे वो प्यार करना चाहती थी लेकिन जिसने उसे हमेशा धिक्कारा। देखिए शीना की डायरी पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। मुझे पता नहीं कि माँ मुझे याद भी करती है या नहीं। डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरे भीतर दर्द और आंसू हैं। ये कब, कहाँ और किसके सामने निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। जैसे लफ्ज जिंदा हो उठे, खुद, दुख, अकेलेपन, टीस और प्यार की कमी की गवाही देने। ये शब्द हैं उस लड़की के जिसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इल्जाम खुद उसे 9 महीने कोख में पालने वाली उसी की मां पर है। क्या 23 साल की शीना बोरा को यह अंदाजा था कि कभी उसकी मां भी उसकी जान की दुश्मन बन सकती है? 14 साल की उम्र में ही उसकी खुद की डायरी में कैद उसके आंसू, उसके शब्द उसकी गवाही देते हैं। ये शब्द बताते हैं कि शीना अपनी मां इंद्राणी के प्यार को किस कदर तरसती रह गई, लेकिन वो प्यार उसके नसीब में ना आया। इसीलिए वो तड़प आखिर गुस्से और चिढ़ में बदल गई। बच्चे अपना जन्मदिन अपने माँ बाप के साथ खुशी से घिरे हुए मनाते हैं, लेकिन शीना ने अपना 15वां जन्मदिन अंधेरे में अकेले मनाया। तारीख 11 फरवरी 2003। ओह, हैप्पी बर्थडे टू मी। मैं खुश नहीं हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मुझे तो मेरा भविष्य भी अंधकारमय नजर आता है। डिप्रेशन ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। शर्मनाक है ऐसी जिंदगी। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। वो माँ नहीं, वो डायन है। सोचिए, 14 साल की उम्र से ही ये लड़की अपनी माँ को डायन क्यों बोलने लगी? नफरत का ये कैसा सिलसिला चला कि जवान होने के बाद इस लड़की को मार डाला गया और इल्जाम भी लगा उसी डायन माँ पर। मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को झकझोर देने वाले शीना बोरा मर्डर केस के 2 किरदार, एक शीना बोरा की माँ इंद्राणी, तो दूसरा शीना बोरा के पिता सिद्धार्थ। आखिर माँ बेटी के बीच अपनापन कैसे पथरा गया? कैसे एक बेटी की माँ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई? शीना को अपनी माँ में ही खलनायिका कैसे नजर आने लगी? वहीं उसके पिता सिद्धार्थ दास उसके हीरो कैसे बन गए? उसके सबसे करीबी दोस्त, उसके एक एक आंसू के गवाह। साफ था ये लड़की बड़ी हुई अपनी डायरी के साथ। अब उसकी हत्या के बाद ये डायरी पुलिस को कोलकाता में उसके सौतेले पिता के घर से मिली। मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। वो माँ नहीं, वो डायन है। माँ के बारे में मुझे तो ये भी ठीक से नहीं मालूम कि मैं उनके बारे में क्या महसूस करती हूँ। क्या वो मुझे याद करती हैं? दुख की बात है, लेकिन मेरे जहन में अपनी मम्मी से मिलने की कोई याद नहीं। मैं माँ शब्द बोलना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि कभी तो मुझे ये मौका मिलेगा। चाहे जो हो, वो मेरी माँ है और मेरे दिल के किसी कोने में उनके लिए प्यार भी है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें छू रही हूँ और उन्हें अपनी बाहों में इस कदर जकड़ लेना चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़कर फिर कभी ना जा सके। लेकिन डैडी, आप परेशान मत हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता।
सुना आपने? एक माँ के प्यार को तरसती एक 14 साल की लड़की के शब्द, उसके लफ्ज। जब शीना बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ इंद्राणी और पिता सिद्धार्थ दास का रिश्ता टूट गया। इसके बाद से ही शीना अपने नाना नानी के साथ गुवाहाटी में पली बढ़ी और पिता सिद्धार्थ ने कोलकाता में नई जिंदगी, नया परिवार बना लिया। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के साथ रिश्तों में दूरी नहीं आने दी। बाप बेटी के बीच शब्दों का नाता जुड़ा रहा, इसी डायरी के भरोसे। लेकिन हैरत है, शीना के इस पिता ने अपनी बेटी या शीना के भाई के बारे में अपने नए परिवार को भनक तक न लगने दी। फिर भी एक बेटी को रूठने, झगड़ने, शिकायत करने का पूरा हक दिया। डैडी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ओके, मुझे आपको चिट्ठी लिखने के लिए वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन क्या आपको मुझे चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी? बहुत मतलबी हो आप। हा, मैंने आपको चिट्ठी नहीं लिखी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। 10वीं क्लास में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 7:30 बजे उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, फिर दोपहर 3 से 4:30 बजे तक मैथ्स की कोचिंग पढ़ने जाती हूँ और फिर शाम को 6 से 8 बजे तक साइंस की कोचिंग क्लास होती है। मैं रात को 8:30 बजे तक घर पहुँचती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे कि मैं कितनी मेहनती लड़की हूँ। आपने कहा था ना कि पहले पढ़ाई बाद में स्टाइल। आपके कहने पर मैंने नाखून भी काट लिए हैं। आप मुझसे दिसंबर में गुवाहाटी आकर मिले। सोचिए, ये शब्द हैं सिर्फ 14 साल की शीना बोरा के। उसकी डायरी में दर्ज ये शब्द बताते हैं कि उसकी माँ की हसरतों ने कैसे उसकी जिंदगी को मसल कर रख दिया। जैसे फूल सी जिंदगी खिलने से पहले ही मुरझाती जा रही थी। एक बच्ची को समाज के अनगिनत सवाल खुद ही झेलने पड़ते थे। उसका साथ देने के लिए ना माँ का आंचल था, ना पिता का साया। मैं अपनी जाति क्या लिखूं? एक फॉर्म में जाति बताने पर मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। खर्च बहुत बढ़ गया है। आप मेरे मामा के साथ काम क्यों करना चाहते हैं? अपना काम खुद क्यों नहीं शुरू करते? नाना नानी आपको बुरा बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। नाना नानी माँ और पीटर की शादी से खुश हैं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। मेरे भीतर दर्द, आंसू हैं। ये कब, कहाँ और किसके सामने निकलेंगे मुझे भी नहीं पता। इंद्राणी के गुवाहाटी वाले घर में शीना के असली पिता सिद्धार्थ दास का नाम तक लेना जैसे गुनाह था। इंद्राणी के माता पिता यानी शीना को पाल रहे उसके नाना नानी को इस नाम से चिढ़ थी और ये बात खुद शीना से भी छिपी नहीं थी। फिर भी ये लड़की रिश्तों की इज्जत करना चाहती थी। उसकी जिंदगी जैसे उसके नाना नानी और भाई मिखाइल में ही सिमटी थी। जैसे वो हर रात डायरी लिखते वक्त अपने पिता से मिलती, उनसे रूबरू होती, शिकायतें करती, रूठती और फिर मान जाती। वो आपको पसंद नहीं करते हैं। यहाँ मैं आपकी हर बुराई सुनती रहती हूँ, बगैर एक शब्द बोले। वो ये बात कभी नहीं मानेंगे कि गलती उनकी बेटी की थी। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाते। उनके साथ मेरी कई कड़वी यादें जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। शीना की हमराज ये डायरी और उसका हर सफेद पन्ना उसके दुख, उसके आंसुओं से जैसे अब तक भीगा हुआ है। ये डायरी ही उसकी खुशियों की साथी भी थी। वो पल जब शीना की 10वीं की परीक्षाएं खत्म हुई। डियर डैडी, आप कैसे हैं? मैं यहाँ अच्छे से हूँ। डैडी, आपके लिए खबर है, मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई है। अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे आपका न्यू ईयर कार्ड भी मिल गया था। पिछले कुछ महीने से मैंने आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखी। इसके लिए मुझे प्लीज आप माफ कर दीजिएगा। मेरी परीक्षा मार्च में खत्म हुई है, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सितंबर से ही मेरी क्लासेस चल रही थी। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे मिस करते होंगे। मैं आपकी चिट्ठी का इंतजार करूंगी। ढेर सारा प्यार, आपकी शीना। 14 साल की उम्र में ही शीना ने जैसे पूरी जिंदगी जी ली थी। उसने देखा माँ बाप का अलग होना, माँ की दूसरी शादी और फिर तीसरी शादी। उसके सौतेले भाई बहन थे, लेकिन उसकी खुद की माँ ने ही उसे दुनिया के सामने अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी बहन बताया था। ये दर्द जीते जी उसे सालता रहा और शायद यही दर्द लिए शीना को इस दुनिया से भी उठा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
मुंबई पुलिस लगातार इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। इस बीच एक और इत्तेफाक सामने आया है। इंद्राणी मुखर्जी और उसके तीनों पति एक साथ एक जगह पर हैं। खार पुलिस स्टेशन में इंद्राणी, उसके मौजूदा पति पीटर मुखर्जी, दूसरा पति संजीव खन्ना, ये पहले से मौजूद थे और उसके बाद पहले पति सिद्धार्थ दास को पूछताछ के लिए कोलकाता से मुंबई लाया गया। वही सिद्धार्थ दास जिसको अपनी डायरी में बार बार शीना बहुत प्यार से जिसका जिक्र करती है, मगर जिसका नाम तक वो घर में नहीं ले सकती थी। इस बीच पुलिस सूत्रों का कहना है कि इंद्राणी ने शीना की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पूरे दिन गहमा गहमी रही। शीना मर्डर केस से जुड़े सभी आरोपियों और इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे पीटर मुखर्जी अपने भाई के साथ खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। बुधवार को भी पीटर से 12 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पीटर के पहुंचने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को भी खार पुलिस स्टेशन ले आई और थोड़ी देर बाद संजीव खन्ना और श्याम राय को लाया गया। सूत्रों के मुताबिक थाने में मौजूद अफसरों ने पीटर, इंद्राणी, संजीव और श्याम से बारी बारी से पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि शीना की हत्या प्रॉपर्टी और ब्लैकमेलिंग के चलते की गई। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने शीना की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। हालांकि इंद्राणी ने शीना का गला दबाकर मारने के आरोप से इनकार किया है। इंद्राणी ने अपना गुनाह आरोपी संजीव खन्ना और श्याम राय के सामने कबूल किया है। खार थाने में पीटर और इंद्राणी की भी मुलाकात कराई गई। इंद्राणी ने पीटर से करीब 5 मिनट तक बात की। इस दौरान इंद्राणी पीटर से अपनी बेटी विधि के बारे में ही पूछती रही। उसने पीटर से कहा कि विधि को वापस ब्रिस्टल भेज दिया जाए। इंद्राणी ने कहा कि विधि को सुनवाई के दौरान कोर्ट न आने दिया जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान पीटर और इंद्राणी से एक जैसे सवाल किए गए और फिर उन जवाबों को मिलाकर देखा गया कि दोनों के जवाब एक जैसे हैं या अलग अलग। कुछ सवाल ऐसे भी थे जिन पर पीटर मुखर्जी हंसते नजर आए। शीना इंद्राणी की बेटी नहीं बल्कि बहन थी, लेकिन उसकी आपके बेटे राहुल से 2011 में सगाई तो हुई थी। हाँ। 2012 के आखिर में शीना की राहुल से क्या शादी भी होनी थी? हाँ। ऐसे में शादी के कुछ महीने पहले शीना का अचानक अमेरिका चले जाना आपको अजीब नहीं लगा? नहीं, मैं तो खुश था क्योंकि मैं और इंद्राणी उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। जब राहुल ने इंद्राणी से पूछा कि शीना अमेरिका कैसे जा सकती है क्योंकि शीना का पासपोर्ट तो उसके पास है, जवाब में इंद्राणी ने कहा था कि शीना के पास 2 पासपोर्ट थे। क्या आप जानते थे कि शीना के पास 2 पासपोर्ट थे? नहीं। इसके अलावा भी पुलिस ने पीटर से उनके परिवार से जुड़े तमाम सवाल किए। मसलन जब राहुल ने शीना के गायब होने पर शक जताया तो आपने उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं किया? आपने राहुल की बात को नजरअंदाज क्यों कर दिया? इसके साथ ही पुलिस ने पीटर मुखर्जी से उनकी कंपनी, फाइनेंस और बैंक खातों के बारे में भी तफ्तीश की। पुलिस ने पीटर से पूछा कि आईएनएक्स मीडिया को शुरू करने के लिए पैसे कहां-कहां से जुटाए गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दस्तावेजों में आईएनएक्स मीडिया पर पूरा मालिकाना हक इंद्राणी का है। दूसरी कंपनियों में इंद्राणी की कितनी हिस्सेदारी है? आपने अपनी पहली पत्नी शबनम, बेटे राहुल और रॉबिन, शीना और गोद ली हुई बेटी विधि को कितना पैसा दिया था? साथ ही ये भी सवाल किया गया है कि मुखर्जी परिवार के देश और विदेश में कितने बैंक अकाउंट हैं? क्या पीटर को मालूम था कि इंद्राणी संजीव खन्ना की आर्थिक मदद भी करती है? क्या पीटर जानते थे कि इंद्राणी शीना, मिखाइल और अपने माता पिता की भी आर्थिक मदद करती थी? इस बीच शीना मर्डर मिस्ट्री में एक नया किरदार सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ये शख्स गुवाहाटी का रहने वाला है और शीना का पहला बॉयफ्रेंड था। बताया जा रहा है कि शीना के पुराने दोस्तों ने पुलिस को जानकारी दी है कि इंद्राणी ने शीना के पहले बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे काफी परेशान किया था। ये घटना तब की है जब शीना मुंबई आने के बाद राहुल मुखर्जी के प्यार में पड़ गई थी। अब देखना ये है कि ये नया किरदार इस मर्डर मिस्ट्री में क्या नया ट्विस्ट लाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शीना की हत्या के पीछे की वजह पैसा, प्रॉपर्टी और ब्लैकमेलिंग है। यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी से मनी ट्रेल के बारे में घंटों पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि उनकी जांच सही दिशा में चल रही है और जल्द से जल्द ये साफ हो जाएगा कि शीना की हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय और निशाद शमसी के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। बिहार चुनाव से पहले मुलायम ने जनता परिवार को और अपने समधी लालू को जोर का झटका दिया है। सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी बिहार में महागठबंधन से अलग हो गई है। पार्टी अब बिहार में अलग चुनाव लड़ेगी।
रामगोपाल यादव ने संकेत दिए हैं कि वो वाम दलों से गठबंधन भी कर सकते हैं और 5 सीटें देकर उनका अपमान किया जा रहा था। मुलायम के इस कदम से जेडीयू और आरजेडी सख्ते में है। बीजेपी की खुशी छिपाई नहीं छिप रही। जनता परिवार के जिस महाजोट के मुखिया थे मुलायम, जिस गठबंधन का ऐलान ही मुलायम के घर से हुआ, आज मुलायम उसी गठबंधन को धता बताकर चल दिए। बिहार में अब वो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे। मुलायम की इस नाराजगी की वजह सीट बंटवारा बताया जा रहा है। दरअसल नीतीश और लालू ने बिहार की 243 सीटों में से 100 सीटें आपस में बांट ली। 40 सीटें कांग्रेस को थमा दी। बची 3 सीटों में से 2 सपा और 1 एनसीपी को देने का फैसला किया। इस पर समाजवादी खेमे से नाराजगी जताई गई तो लालू ने कहा कि वो अपने कोटे की 2 और एनसीपी की 1 सपा को देने को तैयार है। इस तरह मुलायम के खाते में कुल 5 सीटें आईं, लेकिन 243 में से सिर्फ 5 सीटों को समाजवादी पार्टी ने अपने लिए अपमानजनक करार दिया। फिलहाल रामगोपाल ने इस गठबंधन के अंत की घोषणा कर दी है। जब ये मामला चला था तो बाकायदा प्रेस करके ये कहा था कि तमाम तकनीकी ऐसी बातें हैं जिसके चलते ये संभव नहीं है जिसकी ये बात की जा रही है। आपको याद होगा कि मैंने प्रेस करके कहा था कि मैं जानबूझकर अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं कर सकता। दरअसल जब ये महागठबंधन खड़ा हुआ तो इसका मकसद नरेंद्र मोदी के रथ को रोकना था। क्षेत्रीय दल इस भाव से एक साथ आए थे कि अपने अपने इलाके में वो मोदी को रोकेंगे। इसलिए जानकार सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर बिहार में मुलायम की दखल कितनी है जो वो सीट बंटवारे से नाराज हैं। फिलहाल जेडीयू और आरजेडी के नेता उन्हें मनाने की बात कर रहे हैं। पुराने साथी हैं भाई मुलायम सिंह जी, तो मेरी उनसे बात होनी है। एक बार हुई है, फिर मैं करूंगा, लेकिन इतना पक्का और मुकम्मल कहता हूं कि इस मामले को हम सलटाएंगे और सुलझा देंगे। अरे सब लोग को हम लोग मिलजुल करके मना लेंगे। सेकुलर पार्टी को एकजुट होना है और भाजपा को पराजित करना है। उनका बड़ा एहतराम होता है इस बात में। बातचीत मेरे ख्याल में चल रही है और मैं इतना ही कह सकता हूँ इस वक्त कि इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ के बीच इस खबर से बीजेपी का चेहरा खिल गया है। राजीव प्रताप रूडी ने तो यहाँ तक कहा कि गठबंधन की हार भांपकर मुलायम अलग हो गए। बिहार का वातावरण देखने के बाद अब कोई भी राजनीतिक पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष टिकने की स्थिति में नहीं है और हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि समाजवादी पार्टी का बाहर जाने का मूल कारण यही था। हालांकि इस गठबंधन में दरार और विपक्ष के बीच बढ़ती दूरी के संकेत मॉनसून सत्र में ही मिल गए थे। मुलायम ने तब कांग्रेस का साथ देने और सोनिया के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया था। सवाल है कि क्या कांग्रेस का जेडीयू और आरजेडी के साथ आना मुलायम को नागवार गुजरा। फिलहाल तो रामगोपाल का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार में वामपंथी दलों से मिलकर चुनाव लड़ सकती है। कभी पहलवान रहे मुलायम सिंह यादव सियासी दांवपेच भी खूब जानते हैं। ये पहली बार नहीं है जब मुलायम सिंह यादव ने इस तरीके का यू टर्न लिया हो। अब उनका ये दांव महागठबंधन को चोट पहुंचाएगा या बीजेपी को, ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। और अब एक ऐसी कहानी जिसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स में ट्विटर पर यह कहानी नंबर 3 पर है। आयलान कुर्दी की कहानी। 3 साल का ये प्यारा सा बच्चा देखने अपने पिताजी की गोद में बैठा है। देखिए कैसे शैतान की तरह मुस्कुरा रहा है, नटखट। लेकिन उसका परिवार अब रो रहा है, आंसू बहा रहा है। ये देखिए वो प्यारा सा बच्चा आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यह है 3 साल का आयलान कुर्दी। ये और इसका 5 साल का भाई, इन दोनों की मौत हो चुकी है और इनका जो शरीर मिला है, इनकी जो लाश मिली है, वो इस तरह से बह गई समुद्र के अंदर। ये कोशिश कर रहे थे कि सीरिया से ये किसी तरह से बचकर, ISIS के प्रकोप से बचकर, आतंकवादियों के प्रकोप से बचकर किसी तरह ही यूरोप पहुंच जाएं। लेकिन इनकी जो बोट थी वो पलट गई और इस मासूम की लाश उठा के एक व्यक्ति इस तरह से समुद्र के किनारे से लाया। वो हंसता खेलता बच्चा हमेशा के लिए जुदा हो गया अपने परिवार से, अपने घर से। और सपने ये थे कि ISIS की पकड़ से बहुत दूर भाग जाएंगे, एक नई जिंदगी ये परिवार शुरू करेगा। लेकिन ये हो नहीं पाया और यूरोप का जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उसकी तरफ, और खास तौर पे जो कुर्द लोग हैं वो कितनी परेशानियों में दशकों से रह रहे हैं। लेकिन ये एक चित्र ऐसा है, आयलान कुर्दी 3 साल का बच्चा जिसे कई वर्षों तक
हम भुला नहीं पाएंगे और ये हम सबको कचोटता रहेगा। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।